अभिराज, कल हमें तुम्हारे ससुराल जाना है। तुम्हारे साले की शादी है, ये तो याद है ना तुम्हें? मॉम, अब इसकी क्या ज़रूरत है जब आपको पता है, लेकिन फिर भी जब तक रिश्ता है रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी। वैसे भी न्योता उनकी तरफ से आया है, इसीलिए जाना ही पड़ेगा। माँ, उन्होंने लोग दिखाई के लिए ही ये सब किया होगा। अगर लोग दिखाई के लिए किया है तो हमें भी लोग दिखाई के लिए जाना होगा। तुम कल समय पर घर आ जाना, फिर मैं, तुम और तुम्हारे पापा तीनों ही चलेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और अभिराज वहाँ से चला आया। अगले दिन शादी में, अच्छा, जमाई जी भी आए हैं? हाँ, शादी में तो आना ही था, पर सुना है दोनों का तलाक होने वाला है। कोर्ट में केस चल रहा है, पर अभी हुआ नहीं है, तो शादी में बुलाया था, सो आ गए। अच्छा, यही है? हाँ हाँ, यही है। पहले भी तो देखा है। हाँ, पर बहुत समय बाद देख रहे हैं। शादी को भी तो 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए, और दोनों की 3 साल का बच्चा भी है। पर देखो क्या ज़माना आ गया है। लोग बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। पता नहीं क्यों 5 सालों बाद इन्हें तलाक लेने की याद आई है। सुना है अविराज तो ये शादी ही नहीं करना चाहता था। वो तो माँ बाप ने जोर ज़बरदस्ती की तो मना नहीं कर पाया, पर इन दोनों का रिश्ता तो कभी ठीक रहा ही नहीं था। सुन तो यही रहे हैं कि अभिराज दूसरे शहर में एक और लड़की के साथ भी रहता है बिना शादी के। तभी तो आरजू मायके आ गई थी, पर इसमें आरजू की भी तो गलती है। क्या ज़रूरत थी मायके आने की? ऐसा तो होता ही रहता है। अब औरतें थोड़ी आदमियों के पीछे पीछे बाहर घूमेंगी, कहाँ जाता है क्या करता है सब थोड़ी मालूम होता है। मुझे तो आरजू भी कम नहीं लगती। अब मायके में बैठ कर भी नौकरी करती है, रोज़ बाहर आना जाना, तरह तरह के लोगों से मिलना, ये सब गृहस्थी बसाने के ढंग तो नहीं है। वैसे भी ताली एक हाथ से नहीं बचती, ये बात तो सही है। बहन, कुछ गलती तो आरजू की रही ही होगी। अरे कुछ क्या, मुझे तो बहुत बड़ी गलती नज़र आ रही है। अपना घर छोड़कर पराए घर में बैठी है और फिर कहती है अपनी खुद की कमाई से खाएगी, अपने बच्चे को पालेगी। बताओ, ऐसा भी कहीं होता है? होता तो नहीं। आजकल लड़कियां बराबर का काम करती हैं। बा वो बड़े शहरों की बात होगी। ये हमारा छोटा सा शहर, छोटा सा मोहल्ला, फिर उसमें उस हिसाब का परिवार भी तो होना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली में इस तरह पति से तलाक लेकर नौकरी करना लड़कियों को शोभा नहीं देता। इससे तो ज़माना और भी बिगड़ेगा। बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या सीखेंगे? यही सब कुछ की पति पत्नी में थोड़ी सी अनबन हुई थी, पर घर यही सब कुछ कि पति पत्नी में थोड़ी सी अनबन हुई, घर छोड़कर आ जाओ, ऊपर से करो भी मनमर्जी। खैर, हमें क्या करना है, उनके घर की बात वो जाने। हाँ हाँ, हमें कौन सा फ़र्क पड़ता है जब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिठाए रखें पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को अपने घर। ये सब विचार शादी में आई औरतों के थे, जो ना आरजू को अच्छे से जानती थी ना अभिराज को, पर फिर भी ठीक ठाक टीका टिप्पणी कर चुकी थी। आरजू, वो अपने भाई की शादी में व्यस्त थी क्योंकि बारात जाने का समय हो गया था, लेकिन अभी ने उन औरतों की बातें सुन ली थी। वो अच्छे से सोच पा रहा था, शायद ही उसने उन औरतों को कभी देखा होगा, पर फिर भी कितना कुछ बोल दिया उन्होंने आरजू के बारे में, उसके बारे में, यहाँ तक कि आरजू के चरित्र पर भी दोषारोपण शुरू कर दिया। वो लोग उन्हें जानते ही कितना है। अभी की शादी में उसकी मर्जी के विरुद्ध हुई थी। वो एक बड़े शहर में नौकरी करता था, उसे वहीं रहना था, तो लड़की भी अपने स्टैंडर्ड की चाहिए थी। आरजू एक छोटे शहर की मिडिल क्लास फैमिली की सीधी साधी सिंपल सी लड़की। अभिराज की अपने माँ बाप के आगे एक नहीं चली, शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद भी सब कुछ उनके बीच ठीक नहीं था। अभिराज की मानसिकता उसे आरजू को कभी समझने का मौका ही नहीं देती थी। वहीं आरजू शांत चुप रहने वाली लड़की थी। विरोध का प्रखर रूप तो उसे कभी आया ही नहीं था। जैसे तैसे 2 साल बीत गए, फिर एक बिटिया का जन्म हुआ। तब तक भी आरजू ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, शायद अभिराज का व्यवहार उसके प्रति ठीक हो जाए, पर ऐसा ना हुआ। बच्चे की जिम्मेदारियों ने अभिराज को एकदम चिड़चिड़ा बना दिया। जो रूखापन आरजू के लिए था, वो अब कभी कभार झल्लाहट के रूप में बच्चे पर भी निकल जाता। अभी पहले भी बहुत कम घर आया करता था, अब तो उसका घर आना जाना दिन ब दिन कम होता जा रहा था।
वो लिव इन में सोनम के साथ रह रहा था, सोनम जिससे वो शादी करना चाहता था। दूसरी तरफ सोनम भी अभिराज पर शादी का दबाव बना रही थी, क्योंकि वो कब तक अपने परिवार को शादी के लिए टालती रहेगी। फिर एक दिन अभिराज ने तलाक के कागजात तैयार करवा ही लिए। आरजू की कोई राय ना ली गई। रजामंदी तो दूर की बात, घर वाले भी उन दोनों के मनमुटाव और झगड़े से परेशान हो चुके थे, सो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ ना कहा। अब जब कोर्ट से महीने भर में तलाक मिल भी जाएगा तो तभी उन औरतों की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि भले ही अभी इस शादी में खुश नहीं था, वो शादी करना नहीं चाहता था, पर आरजू की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। ये तो वही था जो गाहे बेगाहे उस पर चिल्लाता था, लड़ने के बहाने ढूंढता था ताकि उसे इस समस्या से निजात मिली। लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। आरजू को ये सब सहना पड़ रहा है। खैर, विवाह संपन्न हो चुका था। मौका देखकर अभिराज ने आरजू से बात करनी चाहिए, पर वो कर ना सका। वो भी घर को लौट गया। अगले दिन उसने आरजू को फ़ोन किया। आरजू ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि घर में काफ़ी मेहमान हैं। फिर शादी के बाद बहुत सारे काम भी समेटने हैं। किसी तरह कन्विंस करके अभिराज ने 2 दिन बाद मिलने का समय निश्चित किया। ये अभिराज की विनती थी। आरजू भी मान गई। अभिराज पिछले दिन से चिंता में था। जब से उसने औरतों की बातें सुनी थी, वो एक असमंजस, एक दुविधा से घिरा हुआ था। उसे कहीं ना कहीं आत्मग्लानि हो रही थी कि उसकी गलतियों की सज़ा आरजू को शायद जीवन भर भुगतनी पड़ी। छोटे से शहर में किस तरह एडजस्ट कर पाएगी? लोगों के ताने क्या जीवन भर सहने होंगे? आरजू, क्या तुम ठीक हो? अभी ने आरजू से मिलने पर पहला प्रश्न यही पूछा। आरजू ने हाँ में सिर हिला दिया। ना ज़्यादा कहने की उसकी आदत थी और ना ही वो कहना चाहती थी। शायद अब जिस तरह का रिश्ता उन दोनों के बीच था, वो अभिराज को अपनी वीक साइड बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद आरजू ने पूछा, आपने मिलने के लिए क्यों बुलाया? आरजू, क्या तुम सच में ठीक हो? घर पर किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, वो मेरा घर है, वहाँ मुझे क्या समस्या होगी? नहीं, मेरा मतलब कैसे चल रही है ज़िंदगी? ठीक है, जैसे पहले थी। और आपकी? मैं भी ठीक हूँ। वो शादी में आया था तो ज़्यादा समय मिल नहीं पाया था, तुमसे बात नहीं कर पाया था, इसीलिए सोचा कि हाल चाल जान लूँ। आरजू ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। उसके गले से बस इतनी ही आवाज़ निकली और कुछ नहीं। ठीक है, अभी डिवोर्स में शायद महीना भर लगेगा। मालूम है। तुम जॉब कहाँ कर रही हो? यही बस छोटी मोटी नौकरी है, इसी शहर में हूँ। चलो, पढ़ाई काम आई तो सही। पढ़ाई ही तो है जो जीवन में काम आई है, वरना इंसानों से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। ये एक कटाक्ष था जो अभिराज भी समझ रहा था, पर वो पहले ही आत्मग्लानि के भाव से ग्रसित था तो ज़्यादा कुछ कह ना पाया। आपको और कुछ कहना था या मैं चलूँ? नहीं, बस एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारा हाल चाल जानना चाहता था। तुम ठीक हो? तो मैं खुश हूँ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। आरजू चली गई। अभी भी घर को लौट गया। अभिराज उस शहर वापस आ चुका था जहाँ वो जॉब करता था। वहाँ सोनम उसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे को जानते थे और साथ में ही काम करते थे। लेकिन जो अभी आया था वो अभी नहीं, वो अभी नहीं रहा जैसे पहले था। उसके मन की कसमकस उसके चेहरे, उसके व्यवहार में दिखने लगी थी। कुछ तो बदला बदला था जो सोनम भी देख पा रही थी। उसने 1-2 बार पूछा भी कि कोई परेशानी तो नहीं है, पर अभी ने टाल दिया। सोनम ये समझती थी कि कोर्ट में डिवोर्स केस चल रहा है तो उसका दबाव कहीं ना कहीं अभिराज पर होगा, और फिर वो घर से आया है तो मम्मी पापा उनसे भी कुछ कहा सुनी हुई होगी, उनका भी दबाव रहा होगा। लोगों से मिला है तो कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिला होगा। वही यही सब सोचकर खुश थी कि डिवोर्स के बाद उसकी और अभिराज की शादी हो जाएगी। घर वाले भी इस बात को मान चुके हैं तो शादी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। वहीं अभिराज के दुख की तह तक कोई नहीं जा पा रहा था। अभिराज खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो इतना परेशान क्यों है। उसे क्यों बुरा लग रहा है आरजू को छोड़ना, जबकि इन 5 सालों में वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाया है। तो अब ये कैसी उलझन थी। इन सब बातों से दूर आरजू अपने और अपने बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना चाहती थी,
पड़ोसियों की और घर वालों की आए दिन व्यंग्यपूर्ण बातें वो सुनती थी। इसीलिए वो इस माहौल से दूर रहना चाहती थी। उसने बीकॉम कर रखा था, फिर एमकॉम शादी के बाद किया था, लेकिन वो खुश थी कि कम से कम शादी के बाद उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और ना ही अभिराज ने उससे कुछ कहा। अभिराज को फर्क ही कहाँ पड़ता था। वो आरजू से एक तरह की दूरी बनाए हुए था, जो उसके रूखे तीखे व्यवहार में हमेशा ही झलकती थी। आरजू ने जॉब के लिए बड़े और कई दूसरे शहरों में अप्लाई कर रखा था। वो चाहती थी कि वो इस माहौल से दूर रहकर अपना जीवन शांति से बिताए। कम से कम ताने से तो निजात मिलेगी। इसीलिए उसने एक साथ कई जगह जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। अविराज के साथ दूसरे शहर में अकेले रहते रहते अब उसे बाहर की दुनिया से कोई डर नहीं था। अविराज का घर आना जाना ही कितना था। वो पहले भी तो अकेले ही रहती थी, तो अब क्या दिक्कत होगी। लेकिन जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाती, वो इसी शहर में मायके में रहकर छोटी सी नौकरी कर रही थी, ताकि वो इन चीज़ों की बेहचुअल हो सके कि उसे भविष्य में कोई समस्या ना आए। घर से बाहर निकलना, एक टाइम टेबल सेट करना, घर काम तथा बच्चे को एक साथ संभाल सके। वहाँ तो उसके साथ रहने वाला कोई नहीं होगा, तो सब कुछ अकेले ही करना है। इसीलिए उसे मानसिक तौर पर खुद को सक्षम बनाना होगा, भावात्मक परिपक्वता लानी होगी, ताकि बिना किसी सहारे अपना जीवन जी सके। आज की तरह वो किसी और से घर की उम्मीद ना करे और इंसानों की मोहताज ना रहे। कोई उसे फिर से बीच राह में इस तरह ना छोड़ के चला जाए। वो क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी, इस बात की जानकारी उसने किसी को नहीं दी थी। यहाँ तक घर पर भी किसी को भनक तक नहीं लगने दी। शायद आगे का पूरा जीवन वो अपने निर्णय पर ही जीना चाहती थी, अपने दम पर, अपनी काबिलियत के बलबूते पर। आजू ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी अपनी बसी बसाई घर गृहस्थी छोड़कर इस तरह एक कामकाजी महिला बनना होगा। पर जो किस्मत में लिखा है वो कैसे न कैसे संभव हो ही जाता है। आजू भी अब अपनी किस्मत को अपनी नियति मानकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। आखिर उनके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी थी। वो टूट नहीं सकती थी, कमज़ोर नहीं हो सकती थी। अपनी भावनाओं जज्बातों पर उसको नियंत्रण रखना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकती है। ये आरजू के लिए परीक्षा की घड़ी थी और ज़िंदगी में इस तरह के इम्तिहान अक्सर आते रहते हैं। कुछ समय रहते हम भांप सकते हैं और कुछ बिना बताए आते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कोर्ट में डिवोर्स की केस की तारीख नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे अभिराज की उलझन बढ़ती जा रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो दो राहे पर क्यों खड़ा है, जबकि 5 साल उसने इस दिन का इंतज़ार किया है। सोनम भी अभी के इस अलग बर्ताव का कारण नहीं समझ पा रही थी। अभिराज का स्वभाव इस तरह क्यों बदल गया। उसने जानने की कई बार नाकामयाब कोशिश की, हिम्मत करके 1-2 बार फिर बात की, पर वो अभिराज के दिल की गहराई में नहीं उतर सकी, उसके मन की थाह ना जान सकी। अभिराज के चिड़चिड़ेपन की वजह अज्ञात थी। थक हार कर उसने सारी उम्मीदें, सारी कोशिशें छोड़ दी। उसे लगा ये वक्त ही ऐसा है जहां अभिराज एक रिश्ते से निकलकर दूसरे रिश्ते में ढलने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ा समय देना चाहिए। दुविधा की वजह आरजू अभिराज से एक मुलाकात में भाप गई थी। सोनम कई अथक प्रयासों के बावजूद नहीं जान पाई, अतः सोनम ने सारे प्रयत्न धरे ही छोड़े। अभिराज ने आरजू को जिस दिन मिलने बुलाया था, आरजू अभिराज के आत्मग्लानि भाव को उसी दिन जान गई। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे लगा था कि वो अभिराज ने बहुत देर कर दी। अब जब महीने भर में डिवोर्स हो ही जाएगा, तो इन सब का क्या औचित्य, क्या प्रयोजन। अब ये चिंता, ये प्यार सब नगण्य है। घर परिवार के सदस्य भी इस बात को ना माने, पर उसे नहीं पता था अभिराज इतना बड़ा कदम उठा लेगा। सोचा हुआ अक्सर कहाँ होता है, होता वही है जो किस्मत में लिखा हो। आरजू के साथ भी वही हुआ। किस्मत ने ऐसा दांव खेला, एक बार फिर तकदीर ने ऐसी बाजी लगाई कि आरजू मूक दर्शक बनी देखती सी रह गई। आरजू ने जॉब के लिए जो एप्लीकेशन फिल की थी, उसमें से एक स्वीकार हो गई। उसे नौकरी मिल गई, वही शहर जहां वो पिछले 5 सालों से रह रही थी। एक अलग ही पहचान और नाम के साथ वो वापसी उसी शहर में हुई।
उसे वहाँ रहना था जहाँ उसने अकेले रहना सीखा था, खुद के पैरों पर खड़े होने की हिम्मत बांधी थी, खुद ने ही खुद को सहारा दिया था। हर दर्द हर तकलीफ से अकेले ही गुजरी थी, उसका सामना किया था और कुछ कर गुजरने की ठान ली थी। वही शहर जहाँ अभिराज के साथ, उसके नाम के साथ, उसकी दी हुई पहचान के साथ रह रही थी। अब वहाँ उसे अपने बच्चे के साथ रहना था। अभिराज के ऑफिस के नज़दीक था, जहाँ उनकी आए दिन भेंट होने वाली थी। कभी ऑफिस में जाते, बाहर निकलते गाहे बेगाहे टकरा ही जाने वाले थे। आरजू किराए के घर में शिफ्ट हो गई। बच्चा उनके साथ था, जो दिन भर क्रिच में रहता। घर के काम के लिए उसने एक मेड रख ली थी। ठीक ठाक सैलरी थी। माँ और बच्चे का गुजारा भली प्रकार हो सकता था। आरजू ने अस्तित्व की तलाश के लिए जो कदम उठाया था वो फलीभूत हो रहा था। आरजू का अपने पैरों पर खड़ा होना घर में भी किसी को नहीं अखरा। जब पिछले 5 सालों से दुख दर्द अकेलापन वो स्वयं झेल रही थी, तो अब खुद के निर्णय को लेने में सक्षम थी। उसके इस मजबूत बच्चे को देखते हुए कोई कुछ बोलने के काबिल नहीं था। इस मुश्किल वक्त में आरजू में जिस तरह खुद को संभाला था वो काबिले तारीफ था। शायद पिछले 5 सालों के संघर्ष ने ही उसे मजबूत बना दिया था। वो संघर्ष जो आए दिन उसके मन मस्तिष्क और विचारों के टकराव से होता था। हालांकि उसके लिए ये वक्त आसान नहीं था, पर वो सारे द्वंद्व को दरकिनार रखते हुए खुद को काम करने और बच्चे की परवरिश में व्यस्त रखने से जरा भी ना घबराई। दूसरी तरफ अभिराज था, जो द्वंद्वात्मक स्थिति में फंसता ही जा रहा था। उसने वकील से कहकर तलाक की तारीख थोड़ी आगे की ले ली। समाज में तलाक होना इतना आसान और सहज भी नहीं है। कोर्ट भी दंपत्ति को मौका देता है कि वो अपने रिश्ते को सुधार सके, नया जीवन शुरू कर सके, उसी रिश्ते में रहकर रिश्ते को मजबूत बना सके, उसमें प्यार भर सके, मान सम्मान आदर जो शायद अब तक नहीं था वो दे सके। आखिर अदालत के दरवाजे तक पहुंचने की कोई तो वजह रहती ही है। जो भी कमी अब इस रिश्ते में थी वो पूरी की जा सके। अभिराज के इस कदम से घर पर सभी खुश थे। वहीं सोनम का बुरा हाल था। उसे अब अपना रिश्ता टूटता हुआ लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे इस बात का एहसास हो गया था कि शायद उसका रिश्ता अभिराज के साथ पहले जैसा बिल्कुल भी ना हो पाए। पर फिर भी एक आस उसके मन में अभी भी थी। उनका रिश्ता मजबूत था, चाहे शादी नहीं हुई हो, पर उनके बीच प्रेम तो था। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी होते हैं, पर जो प्यार जो एहसास उनमें होता है वो नाम और रिश्तों में हो ऐसा ज़रूरी नहीं। रिश्ता नाम ही सही, पर दिल से था, दिल का था और दोनों के प्यार का सवाल था। 3 लोगों की जिंदगियां 2 राहें पर खड़ी थी। एक फैसला उन तीनों की जिंदगी को नया मोड़ देता। आरजू अभी तक इन बातों से अनजान थी। उसे लगा शायद किसी कारणवश अभिराज ने तलाक को डिले करवाया है। वो इन बातों से परे अपनी नई दुनिया में सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न कर रही थी। चिरपरिचित लोगों और जाने पहचाने रास्तों को छोड़कर अनजाने शख्स से मिलना और अनजानी राह पर चलना कठिन होता है, पर ये ज़िंदगी है जो रंग दिखाती है, हमें देखने ही पड़ते हैं। इनसे मुंह नहीं मोड़ा जाता। या तो टूट कर बिखर जाओ या फिर हिम्मत करके निखर जाओ। ये पूरी तरह इंसान की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो परिस्थितियों से किस प्रकार निपट सकता है। अभिराज को इस तरह द्वंद्व में देखकर सोनम की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उसे इस असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ देखकर वो खुद ही सोच विचार में डूब गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके रिश्ते में एक बहुत ही महीन सी रेखा थी जो उसे मिटती हुई सी दिख रही थी। वहीं अभिराज की माँ ने अभी से बात करनी चाहिए। इस बार जब वो घर आ गया तो माँ पापा ने तलाक के बारे में पूछा। क्या सब ठीक है अभिराज? सब ठीक तो है, पर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी उसने खुद ही कोई निर्णय नहीं लिया था तो वो किसी को क्या जवाब दे, पर फिर भी उसने साहस बटोर कर जो कुछ भावनाएं उसके भीतर थी उसे अपने माँ पापा के समक्ष रखा। उसे भी अब तलाक लेना इतना आसान नहीं लग रहा था। माँ और पापा तो चाहते ही नहीं थे कि तलाक हो, तो उन्होंने कहा कि वो आरजू से बात करेंगी। अभी एक बार मुझे खुद बात करने दी जाए, फिर आप बात करना।
अभी तो आरजू इस स्थिति से पूरी तरह अनजान है। ऐसे ही आप अचानक उससे बात करेंगी तो उसके लिए भरोसा करना मुश्किल होगा। अभिराज ने ये सब कह तो दिया था, पर उसे सोनम की भी चिंता थी। वो पिछले 5 सालों से उसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों एक साथ रह रहे थे। भले ही शादी आरजू के साथ हुई थी, पर अभिराज ने अपनी गृहस्थी सोनम के साथ बसा रखी थी। उसे क्या जवाब देगा, उसे कैसे समझाएगा, पूरी स्थिति से किसे अवगत कराएगा? इस कशमकश उलझन को क्या वो समझ पाएगी? क्या अभिराज की गलतियाँ माफ़ कर पाएगी? ये सही है कि अभिराज शादीशुदा है। ये जानते हुए भी सोनम अभिराज के साथ रिलेशन में थी, पर दोनों से बात पहले ही साफ कर ली थी कि अभिराज कभी न कभी आरजू को तलाक देकर सोनम से विवाह करेगा। तो फिर सोनम की इसमें एक तरफा गलती तो नहीं कही जा सकती। जब अभिराज ही शादी में खुश नहीं था तो सोनम पर घर तोड़ने का इल्ज़ाम लगाना वाजिब नहीं था। वो तो केवल अभिराज के शब्दों और वादों को सच मानकर उसके साथ रही थी। और रही बात शादी की, तो ये बात अभिराज भी अच्छी तरह जानता था कि एक ना एक दिन उसे सोनम से शादी करनी है। पर अब वो क्या उत्तर दे? क्या इतना आसान होगा उसके लिए हाँ कहना कि वो अब आरजू को तलाक नहीं देना चाहता? कैसे समझाएगा सोनम को? अचानक से ये सब क्या हुआ कि उसने आरजू को तलाक न देने का निर्णय लिया? ऐसा तो कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया कि उसने ये फैसला ले लिया? लेकिन जो भी था, अब वो दोहरी ज़िंदगी नहीं जी सकता था। पिछले 5 सालों से वो 2 नाव पर सवार होकर चल रहा था। अब तो उसे अपनी ज़िंदगी को एक किनारे पर लाना ही था, बात एक तरफ करनी ही था। रही बात हृदय परिवर्तन की, तो ये एक दिन की ध्यान में रख कर लिया गया निर्णय नहीं था। अभिराज को भी पिछले 5 सालों में आरजू की आदत हो गई थी। अपने बच्चे से लगाव हो गया था, जिसे वो तब तक नहीं समझ पाया जब तक उसने इस पर विचार विमर्श नहीं किया था। अभिराज के साले की शादी में औरतों की कही हुई बातों ने उसे सोचने पर मजबूर किया, आत्ममंथन का अवसर दिया। उसका व आरजू का पिछले 5 सालों का सफ़र एक साथ उसके जहन में उभर आया। उसने वो सारे पल याद की जब जब वो दोनों साथ थे। आरजू की वफादारी, प्यार, विश्वास, लगाव और निश्चल प्रेम, जो गुण आरजू में मौजूद थे, जो एक पत्नी में होने चाहिए दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए। पर बदकिस्मती से अभिराज में ये गुण नहीं थे, या यूँ कहें कि ये सब सोनम के लिए था। बस अभिराज ही ना जाने किस मोह माया में फंसा हुआ था कि उसे पहले कुछ ना दिखा। कहते हैं ना, रोशनी चारों ओर बिखरी रहती है। ये इंसान ही होता है जो आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि कितना अंधेरा है। वो अभिराज के साथ था। उसने अपनी आंखों के साथ साथ मन की आंखें भी बंद कर ली थी, जो उसे आरजू का समर्पण और प्रेम नहीं दिखता था। इंसान को सबक सिखाने के लिए एक क्षण काफ़ी होता है। अभिराज भी उस दौर से गुजर चुका था। अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। इतने सालों की अनिश्चितता से उसे थका दिया था। अब वो अपने वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाना चाहता था। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। वापस जब वो काम पर लौटा तो सोनम ने फिर स्थिति का हाल लेना चाहा। अविनाश अभी कुछ भी कहने से बच रहा था। आज वो सोनम के साथ ना जाकर अपने उस घर में गया जहाँ वो आरजू के साथ रहा करता था। उस घर में हर कोने से आरजू की यादें जुड़ी हुई थी। वो कभी आरजू को वहाँ हमेशा देखा करता था, जो उसका बेसब्री से इंतज़ार किया करती थी। पर आज वो सिर्फ उसकी यादों में थी, उसके ख्यालों में थी। आज अविराज आरजू के लिए बेकरार था। अविराज के लिए ये संकट की घड़ी थी जिससे उसे गुजरना ही था, उसका सामना करना था और एक सटीक निर्णय लेना था, क्योंकि संकट को अनदेखा करने से वो टलता नहीं है। उसने हिम्मत करके आरजू से अगले दिन बात करने की सोची। वो उस घर में बसी हुई आरजू की यादों को महसूस करते हुए ही सो गया। व्यक्ति कई बार लोगों की बातों में और परिस्थितियों में एक प्रकार उलझ जाता है। वो अपने मन की आवाज़ नहीं सुन पाता कि वो क्या चाहता है, उसकी खुशियाँ कहाँ हैं। उसे बाहर का शोर सुनाई देता है, उसके दिल की चाहत कहीं दब कर रह जाती है। वो उसे ही अपनी भावनाएं और चाहत समझकर करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन जैसे ही ऑफिस का टाइम ओवर हुआ,
अभिराज ने सोनम को घर जाने का कह दिया। सोनम, मुझे थोड़ा काम है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सोनम बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से अकेली ही निकल गई। अभिराज के बदले व्यवहार से सोनम थोड़ा बहुत परेशान तो रहती थी, पर उसके दिल का हाल भी समझती थी। तलाक लेना जितना आसान होता है, तलाक की प्रक्रिया से गुजरना उतना ही कठिन होता है। भारतीय समाज में भले ही तलाक आजकल आम होने लगे हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक पारिवारिक दबाव झेलने ही पड़ते हैं। ये सब सोनम अच्छी तरह जहाँ समझती थी। भले ही वो एक बड़े शहर में घर से दूर रहती थी, पर वो भी आखिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी मेंटालिटी को अच्छी तरह समझती थी। इसीलिए उसने भी अभिराज को थोड़ा वक्त देने का सोचा। इधर जैसे ही आरजू ऑफिस से बाहर आई, जो अभिराज की ऑफिस के अगल बगल ही था, आरजू अभिराज को वहाँ खड़े देखकर वहाँ से निकलना चाहती थी, पर अभिराज ने आरजू का रास्ता रोककर कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आरजू थोड़ा चौंक सी गई, फिर सांस बटोरकर कहा, कहिए। नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। आरजू, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। आज अरमान को घर छोड़कर आई हूँ आया के पास, मुझे निकलना होगा। ठीक है, फिर घर ही चलते हैं। आरजू थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, पर फिर भी उसने ज़्यादा कुछ ना कहा। सर हिलाते हुए गर्दन झुका ली। शायद अभिराज के सामने होने से जिन एहसासों से वो गुजर रही थी, उन्हें अभिराज के सामने नहीं लाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अभिराज उसके भीतर झांके। अभिराज गाड़ी की ओर बढ़ गया। आरजू भी गाड़ी में बैठ गई। वो दोनों घर के लिए निकल गए। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अलग ही तरह की शांति और खामोशी छाई हुई थी। ना आरजू कुछ बोल रही थी, ना अभिराज के कुछ कहने की हिम्मत हो रही थी। जैसे कि उसने पिछली रात ही निश्चित किया था कि आज वो हर हाल में आरजू से बात करेगा, तो उसने बात पर जोर देते हुए कहा, आरजू, मुझे हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। आरजू को ठसका सा लगा, पर फिर भी उसने खुद के जज्बातों को दबाए रखा। आरजू, मैं सोच रहा था, मेरा मतलब मैं चाहता हूँ। आरजू, मैं डिवोर्स केस वापस लेना चाहता हूँ। आरजू को एक और झटका सा लगा, लेकिन क्यों? इतने साल इंतज़ार करने के बाद भी अभिराज का दिल नहीं पिघला था, तो आज आरजू का अभिराज से ये प्रश्न करना लेकिन क्यों कोई अचरज की बात नहीं थी। पिछले 5 सालों में जब अभिराज अपने फैसले से पीछे नहीं हटा, तो इतने दिनों में अचानक क्या हो गया कि वो डिवोर्स केस वापस लेना चाहता था। इसलिए ये प्रश्न क्यों, इस क्यों का जवाब आरजू को मिलना ही चाहिए था, पर शायद अभिराज के पास इसका उत्तर नहीं था। फिर भी उसने अपने दिल के जज्बातों, भावनाओं, आत्मग्लानि व पश्चात को शब्दों में बांधते हुए कहा, आरजू, आई एम सॉरी। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि पिछले 5 सालों में तुमने बहुत मुश्किलों से काटे हैं। मेरे रूखे व्यवहार और उस रवैये से तुम परेशान हो गई थी, इसीलिए तुमने भी मुझे तलाक केस फाइल करने से नहीं रोका। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। मैंने अपने दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया, पर अब मैं बदल गया हूँ। मैं वो सब ठीक कर दूँगा जो मैंने बिगाड़ा है। पर आरजू, ये तलाक आसान नहीं है। तुमसे अलग रहकर मैं ये जान गया हूँ, मेरी खुशियाँ तुम्हारे साथ है, हमारे बच्चे के साथ है। क्या तुम एक मौका नहीं दे सकती? और फिर मेरे तुम्हारे घर वाले भी तो यही चाहते हैं। आरजू अभी निःशब्द सी बैठी थी। वो अभिराज के अचानक कहे गए शब्दों से स्तब्ध थी। आखिर 5 सालों से उसे एक दंश झेला था, फिर पिछले कुछ महीनों से तलाक की प्रक्रिया वो देखती आ रही थी। अचानक से यूं कह देना कि तलाक नहीं लेते हैं, ये आरजू के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसने जैसे सोचने समझने की क्षमता ही खो दी हो। तलाक का फैसला उसका नहीं था, लेकिन उसने भी तो अभिराज को तलाक नहीं लेने से रोका। शायद वो जान गई थी कि अभिराज के साथ उसका भविष्य नहीं है। अभिराज अपना भविष्य केवल सोनम में देखता है। दाम्पत्य जीवन के सुनहरे सपने उसने सोनम के साथ सजो कर रखे हैं। अब यूँ माफ़ीनामा, उसे तलाक के लिए मना करना, ये सब आरजू के लिए सहन करने की क्षमता से बाहर जा रहा था। उसे इन सब की उम्मीद नहीं थी। अब वो थक चुकी थी। तलाक होने ही है, तो आज अचानक पलट जाना
उसकी सोच से परे था, पर फिर भी उसे सोनम का ख्याल आते ही कहा, अभिराज, सोनम, उसका क्या? आरजू का घर इतनी आसानी से बच रहा था। अगर वो तलाक के लिए ना कह देती है तो फिर आज अभिराज पूरी तरह से उसका था। वो तो खुद अब तलाक नहीं लेना चाहता था। आरजू की हाँ या ना ही उसके घर बसाने में एक बारीक अंतर बनाई हुई थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसने सोनम का जिक्र यहाँ लाया। और क्यों ना लाए, आखिर उसका घर ना बसने में सोनम का पिछले 5 सालों में जितना हाथ था, उसका यहाँ जिक्र होना तो लाजमी था। अभिराज, मैं बात करूँगा उससे। घर पर माँ पापा से बात कर चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि वो तुमसे बात करेंगे, पर मैंने मना किया। मैं चाहता था कि एक बार मैं तुमसे बात करूँ तो ठीक है, फिर पहले सोनम से बात कीजिए। वो पिछले 5 सालों से आपका इंतज़ार कर रही है। आप हमेशा ही उल्टा कहते हो। जब पहला स्थान मेरा था तब आपने हमेशा मुझे दूसरे स्थान पर रखा, और आज पहला स्थान सोनम का है तो पहले मुझे रख रहे हैं। आप अब सोनम को ज़्यादा तवज्जो दें, उसकी ज़िंदगी को अब ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मेरे तलाक तो अब निश्चित सा लग रहा है। मैंने इसे तकदीर समझ लिया है। सोनम से बात करना ज़रूरी है। पहले आप और सोनम का रिश्ता तय कीजिए कि उम्र भर किस रिश्ते में बंध कर रहना चाहते हैं, तब मुझसे बात कीजिएगा। मैं अब और कसमकस में नहीं फंसना चाहती। इस भंवर से बहुत मुश्किलों से निकलना है खुद को। आज फिर दुविधा में डाल रहे हैं। आजू ये कहकर गाड़ी से उतर गई। ना जाने इतनी हिम्मत कैसे आई उसमें, किस आवेग में वो सब कर बैठी। पर जो भी कहा उसका एक एक शब्द सच्चा था। उसके जीवन का वृत्तांत था, वो भावनाएं थी जो कब से उसने अपने भीतर दबा कर रखा था। आज वो ज्वालामुखी की सदृश फूट गई थी। उसे गुस्सा तब आया था उसने जब ये सुना कि अभिराज ने अभी तक सोनम को इस बारे में कुछ नहीं कहा है। अब कैसे अकेले 2 औरतों के जीवन का फैसला कर सकता है वो क्यों नहीं समझ रहा कि सारे निर्णय लेने के अधिकार केवल उसके नहीं हैं, जबकि बाकी लोगों की ज़िंदगियां इससे किस तरह प्रभावित हो रही हैं। तब भी वो नहीं समझ रहा है। गाड़ी जो कुछ देर पहले ही घर से बाहर आ चुकी थी, आजू सीट बेल्ट खोलकर कब की उतर कर बाहर जा चुकी थी। अभिराज जो आरजू की बात सुनकर चुपचाप बुत बने बैठा था। आरजू की आवाज़ फिर से उसके कानों में सुनाई दी, जो पलटकर कुछ कहने के लिए वापस आई थी। और हाँ अभिराज, जो भी कहना है इस बार कदम पुख्ता कर लीजिए। कल को कोई फिर से डामाडोल स्थिति में ना उलझ कर रह जाएं। आरजू गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई। अभिराज बस उसे जाता हुआ देखता रहा। आरजू के घर का दरवाज़ा कब का बंद हो चुका था, पर अभिराज को आरजू खुद से दूर जाती हुई दिख रही थी। अब तो उसका तलाक केवल एक कानूनी प्रक्रिया के तहत तो रहा था, जबकि मन से बिछो हुए तो जमाने बीत गए थे। अभिराज की तरफ से तो ये रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं पाया था। ये तो आरजू ही थी जो इस रिश्ते की डोर को अकेले संभाली हुई थी। पर अब जब आरजू भी डोर खुद झटक कर जा रही है तो फिर इस रिश्ते की डोर को कौन थामेगा। बात हाथों से निकलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। जो डोर अब तक आरजू ने थाम रखी थी, और शायद अब अभिराज भी उसमें भागीदार बनना चाहता था, वो हाथ से फिसलती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अभिराज गाड़ी में बैठा उस दरवाजे को देख रहा था जो आरजू ने बंद कर दिया था। आरजू की गलती नहीं थी। उसने अपने मन के दरवाजे 5 साल तक अभिराज के लिए खुले रखे थे। ये अभिराज ही था जो उसमें दाखिल ना हो पाया। अब तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो भीतर जाकर अपने बच्चे से मिल सके। वो कार में बैठा ही बाहर सामने की ओर शून्य में ताक रहा था। आंखों में एक नमी सी छाई हुई थी, जिसे देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। जो पीड़ा, जो दर्द उसके सीने में उठ रहा था, उसे समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने गाड़ी सोनम के घर की ओर मोड़ ली। यही वो रास्ता था जो उसे हमेशा आसान लगता था, सुकून देता था। पर आज उस रास्ते पर चलने में भी वो असहज, वो सुकून उसे नहीं मिल रहा था। काश उसी दिन सोनम को छोड़ देता जिस दिन उसकी शादी आरजू से हुई थी। वो उसे इस तरह की झूठी उम्मीद तो ना देता। आज खुद उसके लिए रास्ता बदलना मुश्किल हो गया है। वो किस राह पे जाए और किसके साथ जाए।
मन एक बात कहता था तो दिमाग दूसरी। आरजू को छोड़ता तो उसे अपनी गलतियां याद आती हैं। सोनम को छोड़ता तो फिर उसे अपनी गलतियां नज़र आती हैं। उसके नसीब में शायद अब सुकून नहीं था। वो दो औरतों का गुनहगार था, जिसमें गलतियां केवल अभिराज की तरफ उंगली उठा रही थी, उसे दोषी ठहरा रही थी। घर पहुंचकर उसने सोनम से बात करनी चाहिए। बात कहाँ से शुरू करे? अब ये भी उसके लिए कहाँ आसान होने वाला था। सोनम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो अभिराज। सोनू, मेरे और आरजू के तलाक के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सोनम जो किचन में खाना बना रही थी। अभिराज किचन में उसके समीप ही दीवार से टेक लगाकर खड़ा हुआ था, उसे कनखियों से देख रहा था। अचानक सोनम के हाथ वहीं रुक गए। अभिराज ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली। शायद उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। सोनम से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। इतने दिनों से अभिराज के बदलते रंग को देख रही थी सोनम। उसे इस बात का अंदेशा था कि अभिराज कुछ ऐसा ना कह दे जो वो बर्दाश्त ही ना कर पाए। फिर भी उसने खुद को संयत करते हुए अभिराज से बात जारी रखने को कहा। सोनू, मैं आरजू से तलाक नहीं लेना चाहता। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या शादी करते वक्त तुमने मुझसे इजाज़त मांगी थी, जो तलाक ना लेने का फैसला करते हुए इजाज़त लेना चाहती हूँ? सोनू, तुम मेरी बात आराम से सुनो। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं ना आराम से सो पा रहा हूँ, ना मुझे चैन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक तूफान में फंस गया हूँ। जब तुम्हारी खुशियाँ देखता हूँ तो आरजू के साथ की हुई नाइंसाफ़ी याद आ जाती है, और अगर आरजू के साथ इंसाफ करना चाहता हूँ तो फिर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। कुछ भी समझ नहीं पा रहा। मुझे चक्रव्यूह से निकालो। इस उलझन में मैं अब नहीं जी सकता। इस बवंडर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। हेल्प मी सोनम, इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? सोनम, जो अभिराज की बात सुनकर झल्ला उठी थी, उसने खुद को नियंत्रित किया। ये तो तुम्हें पहले सोचना था। अब मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ? मैं अब घर पर क्या जवाब दूंगी? यही कि अभिराज ने तलाक लेने से मना कर दिया। क्या उनसे ये कहूँ कि आप मेरे लिए कोई और रिश्ता देख लें? कौन करेगा शादी जब घर पर सबको पता है कि मैं तुम्हारे साथ लिव इन में रह रही हूँ? इस बात का बखेड़ा तो वहाँ पहले ही बनाया जा चुका है। अब मैं उन्हें किस मुँह से कहूँ कि मैं और अभिराज साथ नहीं रहेंगे, शादी नहीं करेंगे? तुम ही बताओ अभिराज, क्या ये इतना आसान है? बड़ी मुश्किलों से मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि तुम आरजू से तलाक लेकर मुझसे शादी करोगे। तुम्हारी उस बात का, वचनों का क्या जो तुमने मेरे साथ किए थे? अब तुम्हें आरजू के साथ ही हुई नाइंसाफ़ी याद आ रही है। उसे कभी धोखे में नहीं रखा था। वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में हमेशा से जानती थी। जब तुम हफ्ते में 4-5 दिन यहाँ रहते थे, क्या तब उसे पता नहीं था कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो? वो तो 5 सालों में शायद ये सोच सोच कर जी रही थी कि ये रिश्ता आज नहीं तो कल टूटेगा ही। मेरा क्या, मैं तो 5 सालों में हर दिन इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जी रही थी कि हम दोनों का रिश्ता एक दिन जुड़ेगा, और आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसा तो नहीं सोचा था अभिराज मैंने। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सोनम ने स्वयं पर काफ़ी संयम रखना चाहा, पर शब्दों में कठोरता वो ना कम कर सकी। हाँ, उसके लहजे में दुख, दर्द और तकलीफ झलक रही थी, पर उसका कहा हुआ एक एक शब्द भी तो सच था, और सच सदैव कड़वा होता है। अभिराज को ये कड़वा घूंट पीना ही था। अभी के पास तो कहने को जैसे कुछ शब्द ही ना हो। ये बात तो सच में है कि सोनम 5 सालों से उसकी बात पर विश्वास करके जी रही थी कि उन दोनों का रिश्ता शादी के साथ बचनों में बंधेगा। अभिराज बारी बारी से आरजू और सोनम दोनों की मन की बात सुन चुका था। उन दोनों का पक्ष तो उसने जान लिया, पर उसके दिल का हाल समझने वाला कोई नहीं था। जीवन में उठाया हुआ एक गलत कदम अब उसके गले की फांस बन गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि जीवन भर वो इससे पीड़ित रहे, कुंठित रहे, घुटता रहे। क्या इसका कोई हल नहीं निकलेगा? उसे इस घटना और जिल्लत में ही ज़िंदगी गुजारनी होगी? क्या सारी उम्र वो इस उल्फत में रहेगा कि उसके सही वक्त पर कदम ना उठाने के एक फैसले ने उसे जीवन भर की तकलीफ़ें और लांछन दे दिए? अभी थोड़ी देर पहले सोनम जो खाना बना रही थी, अब घर के किसी कोने में बैठकर आंसू बहा रही थी।
आधा अधूरा खाना बना था, वो जस का तस पड़ा था। ना अभिराज को भूख थी, ना सोनम को। आज की रात सोनम पर बहुत भारी रहने वाली थी। सोनम को जिस बात का डर था, वो बात आज अभिराज ने साफ कर दी थी। और अभिराज, उसकी पिछले कुछ दिनों से ही नींद उड़ी हुई थी। वहीं आरजू, जो इतने दिनों से इन बातों से बेखबर थी, अपनी नियति कुछ और ही मान ली थी, आज अभिराज से रूबरू होने पर वापस दो राहे पर आकर खड़ी हो गई। सोनम लगातार रोए जा रही थी। अभिराज का कुछ भी कहना कहना अब उसे शांत नहीं कर सकता था। वो रोते रोते सोच रही थी कि कल वो आरजू से बात करेगी, यही निर्णय लेकर। वो कब का सो गई, उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सोनम जल्दी ही ऑफिस चली गई। वो ऑफिस के बाहर आरजू के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आरजू आती दिखी, सोनम ने कहा, आरजू, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरी नई नई नौकरी है, मैं काम को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हम शाम को बात करेंगे। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा ऑफिस ख़त्म होने के बाद इंतज़ार करूँगी। ठीक है, ये कहकर दोनों अपने अपने काम पर चली गई। उधर आज अभिराज अनमने मन से काम में लगा हुआ था। उसका कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। शाम को आरजू और सोनम, जैसे कि उन दोनों ने पहले ही निश्चय किया था, एक शांत सी जगह पर बैठे थे। ना आरजू को सोनम से कोई गिले शिकवे थे, ना सोनम ही आरजू को, ना ही सोनम को आरजू से कोई शिकायत थी। वो दोनों एक दूसरे का सच पहले दिन से ही जानते थे। शायद जो कुछ इतने समय से हो रहा था, उसे अपनी तकदीर के कांटे मान कर चल रहे थे। एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर न देखकर उन्होंने इसे केवल अपना दुर्भाग्य ही माना था। आज दोनों आमने सामने थे। अब बात कैसे शुरू करें, किसी को समझ नहीं आ रहा था। आरजू ने पूछा, कहो सोनम, तुम कुछ कहना चाहती थी। सोनम, हाँ, मेरी अभिराज से कल बात हुई। वो कह रहा था कि, छोड़ो सोनम, अभिराज क्या कह रहा था, तुम क्या कहना चाहती हो वो कहो। आरजू के लहजे में थोड़ी सख्ती थी। तुम जानती हो आरजू, मैं क्या कह सकती हूँ। तलाक के बारे में अभिराज से बात हुई। आरजू ने फिर से पूछा। हाँ, मैंने उसे इस बारे में बात की, पर वो भी शायद किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहा, अब भी असमंजस में है। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ आरजू कि एक बार मेरी तरफ से सोच कर देखो, खुद को मेरी जगह रख कर देखो। शायद तब अभी के साथ साथ मेरी भी गलती थी, पर वो सिर्फ एक गलती थी। तुम्हारी शादी के बाद हमें अलग हो जाना चाहिए था, पर मैं प्यार करती थी अभिराज से, और अभिराज मुझसे। मैं कैसे उसकी बातों पर भरोसा ना करती, जब उसने विश्वास दिलाया था कि हम जीवन भर संग रहेंगे। वो कोई हमारा अपराध तो नहीं था। अब मैं किस गुनाह की सज़ा भुगतूं। क्या मुझे अभिराज से दूर होना पड़ेगा। वो कह रहा है कि तुमसे तलाक नहीं ले वो कह रहा है कि वो तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता, पर मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्या तुम इस संदर्भ में सोच कर नहीं देख सकती। क्या तुम खुद को मेरी जगह रख कर मेरे दर्द और डर का अनुभव नहीं कर सकती। या फिर नियति ने मेरा और अभिराज का बिछड़ना ही लिखा है। धीरे धीरे करते सोनम ने अपने तर्क आरजू के समक्ष रखे। वो जिस उद्देश्य से आई थी, वो मानो लगभग पूर्ण हो चुका था। आरजू के दिमाग में सोनम की बात घर कर गई थी। वैसे भी आरजू खुद से पहले दूसरों को ऊपर रखने वाली औरत थी। उसे अपने अधिकारों को लेकर लड़ना झगड़ना नहीं आता था, लेकिन वो सही को सही और गलत को गलत कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। इसीलिए तो जैसे ही अभिराज ने कल डिवोर्स के बारे में उससे पूछा, तो उसका पहला प्रश्न सोनम से संबंधित ही था। आखिर वो औरत थी, अच्छी तरह समझती थी कि सोनम के जीवन पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा। आरजू, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है सोनम। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से पहले ही सोच चुकी हूँ। मुझे तुम्हारी खुशियों को छीन कर अपना घर नहीं बसाना। वैसे भी मुझे खुशियाँ हमेशा ही दुख के लिफाफे में बंद मिली हैं। मेरे लिए उन खुशियों का कोई मतलब नहीं जो किसी और को ज़िंदगी भर के आंसू दे। कुछ फैसले लेने कठिन होते हैं, शायद वो आपके लिए ज़िंदगी भर का रुख मोड़ सकते हैं, पर फिर भी दिल पर पत्थर रख कर हमें कई बार ऐसे फैसले करने होते हैं जो आवश्यक होते हैं, चाहे हमारे हित में हो या ना हो, पर जीवन भर का मलाल नहीं रहने देते। आरजू ने कहना जारी रखा, और सबसे ज़रूरी बात है, मैं अभिराज के लिए सब कुछ करूँगी। पता है सोनम,
अभिराज पहली बार खुद के लिए खड़ा हुआ है। वो क्या चाहता है, क्या महसूस करता है। उसके भी जीवन में कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। उसे ज़िंदगी से क्या चाहिए, ये सब पहली बार खुलकर किसी के सामने बोल पाया है। अगर वो मेरी और खुद की शादी के समय खुलकर विरोध करता तो शायद आज हम सबकी ज़िंदगी इस कदर ना उलझी होती। पर नहीं, तब कुछ नहीं कह पाया था और ना ही साफ साफ अब कुछ कह पा रहा है। तब भी उसने दूसरे लोगों की खुशियों के लिए उनकी बात मान ली और आज भी वो मेरे और तुम्हारे बारे में सोचकर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। पर अब मैं जान गई हूँ कि उसे क्या चाहिए। मैं मानती हूँ मुझे लेकर उसका व्यवहार हमेशा ही रूखा रहा है, पर वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटा। चाहे मैं इस शहर में उसका इंतज़ार करती हुई अकेले ही रही, पर वो नियमित मुझे आकर संभालता था, देखता था, मेरा हाल चाल पूछता था। वो अनगिनत बार मुझ पर बेवजह चिल्लाया होगा, पर वो उसकी दबी हुई भावनाएं थी जो कोई समझता नहीं था, आग के रूप में मुझ पर बरसती थी। हम उससे ही क्यों उम्मीद करें कि हर बार उस सब की बात माने और उसकी कोई एक ख्वाहिश भी पूरी ना हो। क्यों हर बार वो बलिदानी करे, अपनी खुशियों का गला घोंटे। तुम आज इतनी आसानी से मुझे खुद के बारे में बताने आ गई। खुद की गलती तो मान ली, दर्द का फ़लसफ़ा सुना दिया, पर उसका नहीं सोचा कि वो जाने कितने ही दिनों से दर्द में जी रहा है। जब कल उसने मुझसे बात की तो मेरा भी क्रोध उस पर फूट पड़ा था, पर वो सिर्फ क्षणिक था। मैं नफ़रत नहीं करती उससे, ना ही कभी कर पाऊँगी। गलती थी उसके परिवार की भी है कि उसकी बात नहीं मानी। एक ही अरमान तो था उसका, तुम्हारे साथ घर बसाने का। वो भी उसके माँ पापा स्वीकार नहीं कर पाए। मुझे भी नहीं पता अभिराज की गलती है या नहीं। मैं बस 5 सालों में उसे इतना ही जान पाई हूँ कि कभी तो हमें उसके लिए भी सोचना चाहिए, उसका परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए। हर वक्त उससे क्यों उम्मीद करें कि वो सबको खुश रखे और कोई एक छोटी सी खुशी भी उसे ना दे पाए। मैं जानती हूँ तलाक के फैसले से तुम्हारी ज़िंदगी किस कदर प्रभावित होगी। एक औरत हूँ, इतना तो समझ सकती हूँ। पर इस बार सोनम, मैं तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ अभिराज के लिए एक निर्णय लेना चाहती हूँ। क्या होगा तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा, पर तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें इससे कोई हानि नहीं होगी। मैं बस पहली बार अभिराज को खुशियाँ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुलकर सबके सामने खुद को एक्सप्रेस करे, अपनी भावनाएं व्यक्त करे। मेरा फैसला तीनों को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने में मदद करेगा। किसी और की खुशियों को छोड़कर अपनी खुशियों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। उस शहर के लोगों के बारे में क्या सोचना, जिस शहर में रहना ही नहीं है। तभी हम इस दुविधा से बाहर निकल पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी अभिराज से इस बारे में बात करूंगी। लेकिन तुम करने क्या वाली हो, आखिर अपना फैसला तो बताओ, जल्दी पता चल जाएगा। कह रही हूँ ना सोनम, चिंता मत करो, तुम्हें इससे कोई हानि नहीं होगी। इतना कहकर आरजू ने अपनी बात ख़त्म करनी चाहिए। सोनम 1-2 बार पहले भी आरजू से मिल चुकी थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को 1-2 बार में ही अच्छे से भांप सकता है। सोनम भी आरजू के बारे में इतना तो जान गई थी कि आरजू एक शांत स्वभाव की लड़की है। वो बेशक पढ़ी लिखी आज के दौर की महिला है, पर घमंडी और बदतमीज बिल्कुल नहीं। पर आज आरजू के स्वभाव में वो तलखी थी जो सोनम ने कभी नहीं देखी। आरजू एकदम अपने स्वभाव के विपरीत बात कर रही थी। सोनम ने भी बात को अधिक खींचना ठीक नहीं समझा। वो बस अपना पक्ष आरजू के सामने प्रस्तुत करना चाहती थी, ताकि आरजू कोई भी फैसला लेते समय एक बार हर तरफ से सोच समझ कर ही कोई ठोस निर्णय तक पहुंची। उसे भी पता था कि वो अधिराज के तलाक न लेने के फैसले में उसे मजबूर नहीं कर सकती, और ना ही वो करना चाहती थी। उसे भी फिक्र थी अभिराज की। वो अभी को मजबूत करके हासिल नहीं करना चाहती थी। वो अभी को मजबूर करके हासिल नहीं करना चाहती थी। शायद वो उसे लेकर थोड़ी स्वार्थी हो गई थी, पर वो स्वार्थ एक तरफा तो नहीं था। दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गई। अभिराज को भी कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। आरजू जैसे ही घर पहुंची तो अभिराज का फ़ोन आया। आरजू, वो माँ पापा आ रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। आरजू समझ गई कि उन्हें क्या कहना होगा। आरजू ने कहा, ठीक है, कब आ रहे हैं? आज रात तक पहुंच जाएंगे, मैं आज घर पर ही हूँ।
तुम मेरे घर मतलब हमारे घर आ जाओ। क्या तुम आज रात के लिए वहाँ रुक सकती हो? अभिराज ने थोड़े संदेहास्पद लहजे में ही पूछा। आरजू कुछ सोच में पड़ गई, पर उसने अभिराज को हाँ कह दी। अभिराज, जिसने शायद ना सुनने की उम्मीद कर रखी थी, आरजू की हाँ ने उसे विस्मय में डाल दिया। फिर कुछ समझकर उसने धन्यवाद देते हुए फ़ोन कट कर दिया। अब तो वो भी थक गया था। क्या जीवन भर दूसरे लोग ही उसके जीवन के अहम फैसले करते रहेंगे? उसे ये हक कब मिलेगा जब वो किसी और को ध्यान में न रखते हुए खुद ही फैसले लेने के लिए काबिल होगा? आखिर कब? आरजू अभिराज के घर आ गई। वो अरमान को साथ ही लेकर आई थी। अभिराज और उसके मम्मी पापा पहले ही घर पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही आरजू घर आई तो उसे पता चला कि आरजू के घर वाले भी आज रात तक वहाँ पहुँचने वाले हैं। आरजू ने तलाक के बारे में अपने घर वालों से कुछ भी बात नहीं की थी। उन्हें तो उतना ही पता था जितना पहले पता था, लेकिन अभिराज के माँ पापा ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। आरजू समझ गई थी कि एक बार फिर सब बैठकर उनके जीवन का निर्णय लेने वाले हैं, पर इस बार वो उनकी बातों में नहीं आने वाली। उसने कड़ा फैसला ले लिया कि अब वही करेगी जो अभिराज, सोनम और खुद आरजू के लिए सही होगा, उसके रिश्ते को नई दिशा देगा। आखिर कब तक उनकी बातों में ही आकर अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते रहेंगे? उन्हें भी तय करने दिया जाए कि उन्हें किसके साथ रहना है और अपनी खुशियाँ कहाँ ढूंढनी है। कम से कम जीवन में इतनी उम्र तो जी चुके थे कि खुद के लिए सही और गलत का फैसला ले सकें। उन्हें किसी औरों की बातों में बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि पहले से ही ज्ञात था, रात को खाना खाने के बाद आरजू और अभिराज के घर वाले उन्हें समझाने लगे। आरजू और अभिराज दोनों मुंह बांधे बैठे थे। माँ पापा उन्हें एक साथ देखना चाहती थी। फिर एक बच्चा था उनका। उन दोनों के अलग होने के निर्णय से उसका जीवन भी तो प्रभावित होगा। ये बात आरजू अच्छे से जानती थी, इसीलिए तो उसने खुद के पैरों पर खड़ा होने का निर्णय लिया था। और शायद अभिराज भी अभी इस बात को समझ गया था, इसीलिए तलाक लेने से उसके कदम डगमगा रहे थे। उन्होंने यही समझाना चाहा कि तलाक ना ली, ये किसी के हक में भी उचित नहीं है। और क्या अभिराज अपने बच्चे से दूर रहकर सोनम के साथ रह पाएगा? और क्या सोनम भी अभिराज के साथ रह पाएगी? ये जानते हुए भी कि उनका एक बच्चा है, तलाक के बाद भी तो अभिराज पर बच्चे की जिम्मेदारी रहेगी। आरजू कुछ बोल नहीं रही थी, ना अभिराज। दोनों उनकी बातें चुपचाप सुन रहे थे। एक अच्छा खासा भावुक और सामाजिक भाषण उन दोनों ने चुपचाप अपना मुंह सिले हुए सुन लिया था। बस वो इतना नहीं समझ पा रहे थे कि जब भावनाओं को ही ध्यान में रखकर तय करना है तो फिर खुद की भावनाओं को सर्वोपरि क्यों नहीं रखती? समाज और लोगों की बातों का क्या है? वो आज कुछ हैं तो कल को बदल जाएंगी। उन्होंने हर एक बात को अच्छे से समझाया। तलाक के जो परिणाम एक भारतीय समाज में मध्यवर्गीय परिवार, पति पत्नी के ऊपर और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव हर परिप्रेक्ष्य में सोच कर देखा। दोनों ने शांति व विनम्रतापूर्ण उनके विचार सुने, लेकिन पलटकर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये परिवार की आखिरी कोशिश थी उनके रिश्ते को बचाने की। वो मन से चाहते थे कि ये रिश्ता बच जाए। हालांकि उनके इरादे नेक थे, लेकिन कब तक कोई अनचाहे रिश्ते में बंध कर रह सकता है? उस रास्ते से वापस मुड़ जाना बेहतर होगा, बजाय उन पर चलने की जिन पर चलने से इंसान को मुकाम हासिल ना हो, जो रिश्ता तिल तिल मरने को मजबूर करे, सम्मान ना दे सके, यहाँ तक कि इंसान का वजूद ही छीन ले। उन रिश्तों का नया मोड़ देना ही उचित होता है। उनके रिश्तों को परिवार वालों की नेक नीयत नहीं बचा सकती थी, पर आरजू अभिराज को ज़्यादा अच्छे से समझती थी। वो इस बार बिना किसी और का सोचे समाज में उसके बारे में कहे जाने वाली बातों को ना सोचकर, हर दायरे से निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का फैसला अपने लिए लेना चाहती थी। अब वो दायरा शब्द की सीमा से बाहर निकल चुकी थी। वो उसमें बंध कर नहीं रहना चाहती थी, खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, अपने विचारों को पंख देना चाहती थी। वो अपने बच्चे को अकेले पालने में सक्षम थी। अभिराज, तो क्या सोचा है तुमने? तुम क्या चाहते हो? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, पर मुझे समझ में आ गया है अभिराज। हम तलाक ले लेते हैं, यही सही होगा। पर आरजू,
पर नहीं अभिराज, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मैंने खुद की सोच है। नहीं अभिराज, ये तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारा अपराध बोध है जो तुम्हें खींच कर मेरे पास लाया है। ऐसा क्यों कह रही हो आरजू? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें समझती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगी घर पर। नहीं, वो बात नहीं है, पर अरमान, अरमान के लिए मैं हूँ और फिर इसी शहर में रहूँगी। तुम कभी भी अपने बच्चे से मिलने आ सकते हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पर बस अब इन सब का अंत यहीं करते हैं। रिश्तों को निभाया जाता है, ढोया नहीं जाता। तुम सोनम के साथ ही खुश रहोगी। मैंने समाज की उस दकियानूसी सोच से खुद को बाहर निकाल लिया है जिसमें तलाक को बुरा और विकृत माना जाता है। पर तलाक उस रिश्ते से बेहतर है जो जड़ और विकलांग हो चुका हो, जहाँ केवल घुटन महसूस होती हो। ये क्या बात हुई कि कोई अपना जीवन जीता रहे और दूसरा घुटता रहे? ये तो न्यायोचित नहीं है। अब तक हम दोनों इस रिश्ते में बंदिशें महसूस कर रहे थे। अब अगर मुझे मेरी खुशियाँ मिल भी गई तो क्या तुम वैसे मेरे साथ रह पाओगे जैसा सोनम के साथ रहते थे? अभिराज एकटक आरजू को देख रहा था। एकाएक वो बोल पड़ा, तुम ठीक कहती हो आरजू, शायद इस रिश्ते का अंत ऐसे ही लिखा है। पर क्या तुम कभी मुझे माफ़ कर पाओगी? मैं तो कभी तुमसे नाराज़ थी ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी मुझसे झूठ बोला ही नहीं। जो था जैसा था, सब कुछ पहले दिन से ही मेरे सामने था। मैं चाहती हूँ अभिराज, तुम भी इस दायरे से बाहर निकल जाओ। अभिराज ने पलकें झपकाई और फिर दोनों चल पड़े अपने अपने रास्ते, नए सफ़र पर। कोर्ट के बाहर अभिराज और आरजू दोनों बाहर आए। दोनों के चेहरे पर कुछ सुकून, कुछ उलझने देखी जा सकती थी। शायद भविष्य को लेकर कुछ अनिश्चितता थी, पर उन्होंने अपना वर्तमान सुधार लिया था। दोनों का तलाक हो चुका था। आरजू राहत महसूस कर रही थी कि उसने अभिराज को उसकी खुशियाँ लौटा दी। अभिराज को आरजू का माफ़ीनामा मिल चुका था। वो इस सुकून में था कि आरजू ने उसकी गलतियों को उम्र भर गुनाहों के पुलिंदे में नहीं बांधी। अब वो आज़ाद था। सर उठाकर कह सकता था कि शायद वो उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया, लेकिन अब उसने फैसला दिल से लिया था। एक गलत कदम ने 5 साल तक उसे एक ऐसे रिश्ते में उलझाए रखा जिसमें वो दिल से नहीं जुड़ सका। पर अब नहीं, आत्मग्लानि के भाव से मुक्त था। यही उसकी उपलब्धि थी। सोनम जो उन दोनों का बाहर इंतजार कर रही थी, उसकी जल्दी अभिराज से शादी हो जाएगी। उसके रिश्ते को नाम मिलेगा, समाज में वही सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी जो एक विवाहित दंपति को होती है। अब उसे अपने घर वाले और समाज की बात बात पर असामंजस्य नहीं बिठाना पड़ेगा। उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। सोनम ने बाहर निकलते ही आरजू का हाथ पकड़कर थैंक यू कहा। आरजू, थैंक यू की कोई बात नहीं है। गिल्ट और कमिटमेंट में फ़र्क समझती हूँ। अभिराज का मेरे साथ रहना उसे गिल्ट से दूर कर रहा था, पर उसका कमिटमेंट तो तुम्हारे साथ था। फिर मैं कैसे उसका कमिटमेंट टूटने देती? सोनम, तुम भी पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उसे भूल जाना। अधिक गंभीरता से मत लेना। अभिराज की खुशियाँ तुम्हारे साथ है, उसका भविष्य तुम्हारे साथ है। पता है, अभिराज में यही खूबी है कि वो एक अच्छा इंसान है। वो लोगों की बात सुनता है, अपने परिवार की खुशियाँ सर्वोपरि रखता है। इसीलिए शादी के वक्त खुलकर परिवार के विरुद्ध नहीं बोल पाया, पर सही और गलत का फैसला ले सकता है। मुझे अभिराज से कोई नाराज़गी नहीं है। दुनिया बहुत छोटी है और ये ज़िंदगी भी। मैं कोई बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। मेरे दिल ने जो कहा, हमारे लिए जो सही था, मैंने वही किया। तुम और अभिराज साथ में खुश रहना। मैं चाहती हूँ तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए। आरजू की बातों में थोड़ी हिदायत और ढेर सारी शुभकामनाएं थी, ताकि पिछले दिनों की गलतफहमियों को भुलाकर अपना नया जीवन शांति और खुशी खुशी शुरू कर सके। सोनम ने आरजू के हाथ थामे हुए हाँ में गर्दन हिलाकर उसके कहे कथन को स्वीकार किया। अभी की ओर मुड़कर बोली, चले? अभिराज ने कहा, तुम गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। सोनम चली गई। शायद अभिराज को आरजू से कुछ बात करनी थी। अभिराज, थैंक यू आरजू। नहीं अभिराज, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम मुझे उस दिन नहीं समझती
तो शायद मैं एक बार फिर गलती कर देता। पता है तुम गलत नहीं हो, बस सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाती। ये कहकर आरजू मुस्कुरा दी। अविराज, मैं आगे से कोशिश करूँगा कि सही वक्त पर सही फैसला ले सकूँ। चलता हूँ। आरजू अविराज मुड़कर चला गया। आरजू की आंखों में नमी थी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। वो खुश नहीं थी अपना घर टूटने से। वो अविराज के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती थी, पर वो मन से बंध कर रहना चाहती थी, ज़बरदस्ती नहीं। और मन से तो अविराज कभी उसके करीब आया ही नहीं था। पहली बार वो घर वालों के दबाव में और दूसरी बार गिल्ट के कारण उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था। पर अब आरजू ने उन बंधनों से उसे मुक्त कर दिया था जो ज़बरदस्ती या फिर केवल अपराध बोध के आधार पर जुड़ने जा रहा था। ज़िंदगी में कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम उसे सोच सोच कर बना लेते हैं। ये दिमाग ही है जो किसी चीज़ को जटिल या फिर सरल बनाता है। हम जितनी बार उस बारे में सोचेंगे उतना ही उसमें उलझते जाएंगे, और ज़िंदगी को जितनी सहजता से लेंगे उतना ही जीवन जीना आसान हो जाएगा। एक शब्द दायरा, उससे बाहर निकलना ही होगा। हर चीज़ बंद कर नहीं रह सकती, वो भी जब तब वो किसी के जीवन से जुड़ी हो। क्यों वो सबकी खुशियों के बारे में सोचे और अपनी खुशियों की बलि देता रहे। जिस प्रकार औरतों के लिए दायरा बना है, उस प्रकार पुरुषों के लिए भी तो ये दायरा है, जहाँ उन्हें परिवार को सर्वोपरि रखना पड़ता है। जो हमारे हृदय को आघात पहुँचाए, आज़ादी छीन ली, बेड़ियों में जकड़े रखे, सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता का हनन करे, वो दायरा नहीं, भ्रम है। उस दायरे को छोड़ना होगा, ये भ्रम तोड़ना होगा। और आरजू ने आज यही भ्रम तोड़ा था। वो किसी और के भरोसे नहीं, अपने दम पर जीवन जिएगी, अपने बलबूते अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी। वो स्वयं ही सक्षम है सब कुछ करने के लिए, उसे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं। बात जब आत्मसम्मान पर आ जाती है तो आत्मविश्वास अपने आप ही जागृत हो उठता है, बशर्ते व्यक्ति को स्वाभिमान का मोल ज्ञात होना चाहिए। हिम्मत स्वयं ही बंध जाती है, स्वयं साहसी बनकर जटिल से जटिल परिस्थितियों का सामना कर सकता है। आरजू आज़ाद थी, उसे किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस अपने बारे में सोचकर अपने जीवन को नया मोड़, नई दिशा देना था। अरमान को वो अकेले पाल सकती थी, अपने फैसले खुद ले सकती है। उसे हर पल घुट घुट कर नहीं रहना होगा। उसे ये नहीं सोचना होगा कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उसने इन बेड़ियों को तोड़ दिया है। अब उसके जीवन का सही अर्थ अब उसने जीवन का सही अर्थ जान लिया। जब इंसान इस धरती पर आता है तो वो अकेला होता है, और जाता है तब भी अकेला जाता है। तो फिर यहाँ सांस लेने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए वो किसी और पर निर्भर क्यों रहे। वो अकेले भी तो अपना जीवन जी सकता है, अपने मन मुताबिक, इच्छा अनुसार। आरजू को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसके पास सहारे के लिए एक छोटा मासूम बच्चा था, जिसे देखकर वो सारे दुख दर्द भूल जाती थी, जैसे उसमें ही उसका जीवन बसता हो। सही मायने में आज वो उस दायरे से बाहर निकल गई थी जो उसे भीतर ही भीतर खोखला बना रखा था।